मियाँ बीवी दोनों नाराज तो क्या उखाड़ लेंगे शहबाज। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे यार की। इस्लामाबाद में इंतजार ही खत्म नहीं हो रहा है और ईरान में कोई जल्दबाजी ही नहीं है। बगलों में आर्ट ऑफ द डील किताब छिपाए हुए डोनाल्ड ट्रंप इस कोशिश में हैं कि ईरान के आगे कलाबाजी दिखाएं, चुटकी बजाएं और ईरान को घुटनों पर ले आएं। और दूसरी ओर ईरान है जिसकी इकॉनमी खस्ता हाल है, तमाम लीडर्स उसके मारे जा चुके हैं, आम जनता भी बेहाल है, लेकिन पुष्पा मोड उसका ऑफ ही नहीं हो रहा। किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं। आगे क्या होगा, बातचीत होगी या नहीं, हुई भी तो झुकेगा कौन, ट्रंप के पास क्या विकल्प हैं, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो जंग के 53 दिन पूरे हो गए हैं भाई साहब। अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर चल रहा है वो भी 22 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। खबर है कि ईरान अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत के लिए भी 22 अप्रैल का ही दिन तय किया गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रंप की नेगोशिएटिंग टीम आज ही पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी और इस टीम में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस, ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर शामिल होंगे। पिछले राउंड की नेगोशिएशंस में भी यही टीम अमेरिका की ओर से कमान इन्होंने संभाली थी, लेकिन ईरान की कमान कौन संभालेगा, ईरान मैदान में उतरेगा भी नहीं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। ईरानी मीडिया का कहना है कि अब तक कोई डेलीगेशन पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुआ है। हमने इस सिलसिले में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मौजूद पत्रकार आरजू काजमी से बात की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जोर आजमाइश में लगा हुआ है। पाकिस्तानी लीडर्स की पूरी कोशिश है कि ईरान को मना लिया जाए। देखिए, बातचीत तो बिल्कुल होगी, ये कहा जा रहा है कि बातचीत तो होगी। डायलॉग्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो रखे गए, इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ, वो बिल्कुल होंगे। लेकिन उसी के साथ साथ अमेरिकन टीम जो है वो आज शाम या लेट इवनिंग आप कह सकते हैं कि पहुंचेगी। ईरान से अभी कोई नहीं आया है। ईरान का यही कहा जा रहा है कि आ जाएंगे, लेकिन ईरान की तरफ से स्टेटमेंट तो यही आ रही है कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, वो भी ईरान में बात कर रहे हैं। साथ साथ फील्ड मार्शल का भी कहा जा रहा है कि वो ईरान के साथ कांटेक्ट में है। तो शायद कल तक ईरान का डेलीगेशन जो है वो पहुंचेगा। और इस वक्त जो अमेरिकन डेलीगेशन है उसका इंतजार हो रहा है, लेकिन उसमें भी काफ़ी आवर्स लगेंगे। कहा यह गया था कि पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 2 बजे उन्होंने वहां से रवाना होना था, और अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि वो रवाना हो गए हैं। अगर तो वो हो गए तो फिर तो आपको मालूम है कितने आवर्स लगते हैं अमेरिका से यहाँ पहुंचने में। इन सब के बावजूद ईरान अब तक यही इशारे दे रहा है कि वो बातचीत में शामिल नहीं होगा। 20 अप्रैल को ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि फिलहाल हमारा पाकिस्तान जाने का कोई प्लान नहीं है। ईरान के लीड नेगोशिएटर और वहाँ की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ, उनका एक बयान भी आया। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ट्रंप नाकाबंदी लगाकर, ब्लॉकेड लगाकर और सीज फायर का उल्लंघन करके अपनी कल्पना में इस बातचीत की मेज़ को सरेंडर की मेज़ में बदलना चाहते हैं और फिर से जंग छेड़ने को जायज़ ठहराना चाहते हैं। हम धमकियों के साए में बातचीत नहीं करेंगे और पिछले 2 हफ्तों में हमने जंग के मैदान में अपने नए पत्ते खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी बातचीत के इशारे तो दूर, ईरान से अब धमकियां आने लगी हैं। ये लहजा खासतौर पर 19 अप्रैल के बाद बदला है। उस रोज अमेरिका ने ईरान का एक जहाज सीज कर लिया था, आपको याद होगा, जो अब भी अमेरिका के ही कब्जे में है। उसमें कितने ईरानी लोग हैं इसकी खबर अब तक बाहर नहीं आई है। ईरान अमेरिका की इस कार्रवाई का जवाब देने की कस्में खा रहा है। ईरान के जुडिशरी चीफ गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई का कहना है कि इस कब्जे का जवाब जरूर दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि हमारी बातचीत का कोई नतीजा ही न निकले और हमें फिर से युद्ध पर लौटना पड़े। हमारे जहाज़ के साथ उन्होंने जो किया है उसका जवाब ईरान ज़रूर देगा। सीज़ फायर तो उन्होंने खुद तोड़ा है और ईरान इसका जवाब ज़रूर देगा। जिस समुद्री नाकाबंदी की वे बात कर रहे हैं वो साफ तौर पर सीज़ फायर का उल्लंघन है। इस पर भी ईरान निश्चित रूप से प्रतिक्रिया देगा।
حتما جواب میده. बीबीसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी सरकार का कट्टरपंथी धड़ा बाकी लीडर्स पर दबाव डाल रहा है कि कूटनीति के बजाय लड़ाई का रास्ता अपनाएं। यानी ईरान के भीतर भी एक पावर स्ट्रगल है। एक ऐसा देश जिसके तमाम बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, उसमें ऐसा होना लाजमी भी है। अमेरिका इजराइल के हमलों में अली लारिजानी जैसे लीडर्स भी मारे जा चुके हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वे ऐसी किसी बातचीत में संभवतः नरम रुख अपना सकते थे। तो आगे क्या होगा? ईरान से आ रहे बयानों को कैसे देखें? क्या इसे ऐसे समझें कि ईरानी लीडर्स अपनी जनता को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका के आगे झुक नहीं रहे, और इन बयानबाजियों के बाद आखिर में वे बातचीत का रास्ता ही चुनेंगे? दुनिया इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है, लेकिन ट्रंप को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान से आ रहे बयान सुनकर भी ट्रंप का जोश कम नहीं हो रहा। 21 अप्रैल को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान ज़रूर नेगोशिएट करेगा, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ऐसे अंजाम भुगतने होंगे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीज फायर आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम है। इस सिलसिले में ट्रंप ने कई ट्रूथ सोशल पर पोस्ट भी किए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हम ये जंग जीत रहे हैं, वो भी बड़े अंतर से, सब कुछ ठीक चल रहा है। बात निकली तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी जिक्र आया। ट्रंप ने लिखा कि जो डील हम करेंगे वो ओबामा की JCPOA डील से लाख गुना बेहतर होगी। शाम होते होते ट्रंप ने कुछ अखबार भी पढ़े, जिसके बारे में उन्होंने लिखा कि मैंने फेक न्यूज़ देखा है कि मैं डील करने के लिए प्रेशर में हूँ। ये सरासर झूठ है, मैं किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं हूँ। डील बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन ये डील कैसे होगी जब दोनों पक्ष मिलेंगे ही नहीं? ट्रंप ने कोई डिटेल नहीं दी, कोई ब्यौरे नहीं बताए। पिछले कई दिनों से उन्होंने यही एक बात दोहराई है कि डील बहुत जल्द हो जाएगी। बयानों से इतर ये देखते हैं कि ट्रंप के पास वाकई अब कितने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि अपनी शर्तों पर अड़े रहें वो। ट्रंप ने ईरान के सामने जो मांगे रखी हैं वे बिना शर्त सरेंडर से कम नहीं हैं। इसमें 3 डिमांड्स ऐसी हैं जो ट्रंप के लिए रेड लाइन की तरह हैं, वो इनसे पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पहली शर्त है यूरेनियम के संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को 20 साल के लिए रोक देना। जैसा कि आपको पता ही है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास करीब 440 किलो यूरेनियम है, जो करीब 60% तक एनरिच्ड है। ये इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर ठिकानों में अंडरग्राउंड टनल्स में छुपा हुआ है। 90% एनरिचमेंट के बाद इस यूरेनियम से करीब 10 से 12 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ट्रंप की दूसरी शर्त है कि ईरान के पास जो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम है उसे देश से बाहर भेजा जाए, ईरान से बाहर भेजा जाए, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। उसने काउंटर ऑफर दिया है कि वो यूरेनियम को डाइल्यूट करने को तैयार है, यानी वो उसे देश से बाहर नहीं भेजेगा, लेकिन इसमें मिलावट कर देगा जिससे ये हाईली एनरिच्ड ना रहें। ऐसा करने के बाद ईरान को यूरेनियम वापस उसी स्तर पर लाने में कुछ साल लग सकते हैं। तीसरी शर्त है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दे, यहाँ से जहाज़ पूरी आज़ादी से निकलें और उन्हें कोई टोल ना देना पड़े। ईरान इसके लिए भी तैयार नहीं है। उसका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी संप्रभुता बरकरार रहेगी। अगर इन शर्तों पर बात नहीं बनी तो ट्रंप का दूसरा ऑप्शन होगा थोड़ी और मोहलत जुटाना। इस्लामाबाद में अगर कोई बड़ा समझौता, बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता है तो दोनों पक्ष एक MOU साइन कर सकते हैं। इसका मतलब किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचना नहीं होगा, बल्कि युद्ध को कुछ समय के लिए टाल देना हो सकता है। ये कुछ वैसा ही होगा जैसे हालात अभी हैं। जो 10 से 14 दिनों का सीज फायर चल रहा है उसे और बढ़ा दिया जाए। इससे दोनों देशों को अपनी अपनी सैन्य तैयारियों को फिर से जांचने, अपने कूटनीतिक रास्तों को टटोलने का और मौका और समय मिलेगा। साथ ही पर्दे के पीछे डिप्लोमेट्स समझौते के नए ऑप्शंस तलाश पाएंगे। अगर ये विकल्प चुना जाता है तो ट्रंप दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि वो वाकई शांति चाहते हैं। लेकिन इसमें रिस्क ये है कि अगर आने वाले समय में भी समझौते पर बात नहीं बनी तो हालात बिगड़ सकते हैं। मसलन जब 11 अप्रैल को पहले राउंड की बैठक फेल हो गई तो ट्रंप ने हॉर्मुज पर नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। अगर आगे भी बात नहीं बनी तो सीज फायर टूटने का डर बढ़ सकता है। वैसे ट्रंप शायद यकीन न करें, लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी है जिसे बहुत सारे जानकार ज़्यादा प्रैक्टिकल बताते हैं। एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़, यानी अमेरिका और ईरान बीच का रास्ता निकालें। इसका मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिससे दोनों ही देश अपनी जीत का दावा कर सकें। एक विचार यह है कि ईरान यूरेनियम को 20 साल के लिए फ्रीज करने पर मान जाए, लेकिन पहले 10 साल बाद उसे पीसफुल रिसर्च या
कम स्तर के यूरेनियम प्रोडक्शन की इजाज़त मिल जाए। एक और तरीका ये हो सकता है कि ईरान अपना 20% और 60% वाला स्टॉक ख़त्म कर दे, लेकिन जो यूरेनियम सिर्फ 5% एनरिच्ड है वो स्टॉक वो अपने पास रखे। इस समझौते में ट्रंप को फ़ायदा ये होगा कि वो कह सकेंगे कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगा दी और ओबामा के समय जो समझौता हुआ था JCPOA, उससे बेहतर डील हासिल कर ली। हालांकि इन सब में एक पेच भी है, भरोसे की कमी। अमेरिका के रिपब्लिकन खेमे और इजराइल को डर है कि ईरान इस रियायत का फ़ायदा उठा करके चुपचाप वेपन ग्रेड यूरेनियम यानी हथियार बनाने के काबिल यूरेनियम फिर से बनाना शुरू कर सकता है। यानी कॉम्प्रोमाइज़ भी ट्रंप की राजनीति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब आते हैं ट्रंप के चौथे और सबसे खतरनाक ऑप्शन पर, और वो है जंग को फिर से शुरू करना। ट्रंप ने भी इसकी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो वो नए सिरे से हमले शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने सीज़ फायर को भी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। लेकिन ये ऑप्शन जितनी बड़ी चुनौती ईरान के लिए होगा उतना ही अमेरिका के लिए भी होगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो इकोनॉमी का है ही। इस जंग की वजह से अमेरिका में महंगाई 4% के पार चली गई है और तेल की कीमतें भी दुनिया भर में बढ़ी हैं। अगर जंग खिंची तो ईरान इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक रखेगा। ऊपर से अमेरिकी ब्लॉकेट की वजह से बचा खुचा तेल भी मार्केट तक पहुंच नहीं पाएगा, जिससे दाम और ज़्यादा बढ़ेंगे। अमेरिकी मिलिट्री को भी परेशानी आ सकती है। अमेरिकी रक्षा विभाग जो है, जिसे पेंटागन कहते हैं, उसके अधिकारियों को ये डर है कि अगर ईरान के साथ ये जंग लंबी खिंचती है तो अमेरिका के पास क्रिटिकल म्यूनिशन यानी हथियार और मिसाइलें कम पड़ सकते हैं। ऐसे में दुनिया भर में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स के लिए हथियार पहुंचाने मुश्किल हो जाएंगे। साथ ही अमेरिका को यूक्रेन के लिए भी सप्लाई पहुंचाने में दिक्कत आ सकती है। यानी ये विकल्प ट्रंप के लिए दो धारी तलवार जैसा है। ईरान को तबाह करने की कोशिश में अपनी ही अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति दांव पर लगाना। इन सब बातों को किनारे रखकर अगर ट्रंप दोबारा हमले शुरू करवाते भी हैं तो वही सवाल वापस उठेगा जो जंग के कुछ दिनों बाद से उठ रहा था कि इस जंग का अंत फिर क्या होगा। हमला करने से पहले ट्रंप ने जंग का जो मकसद बताया था वो सब कुछ तो शायद दोबारा जंग से भी पूरा ना हो पाए। इसके इतर अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान भी कोई चुप तो बैठने वाला नहीं है। वो खाड़ी देशों पर हमले तेज कर सकता है। मिडिल ईस्ट के दूसरे समुद्री रास्ते बाब अल मंदेब पर भी खतरा बढ़ सकता है, जिससे फिलहाल सऊदी अरब और UAE तेल बेच पा रहे हैं अभी। ऐसे में खाड़ी देशों की ओर से भी ट्रंप पर प्रेशर बढ़ सकता है। साथ ही जंग ज़्यादा लंबी खिंची तो उसका खामियाजा अमेरिकी राष्ट्रपति को नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में भी भुगतना पड़ सकता है। ये सब देख करके लगता है कि ट्रंप के पास मरता क्या न करता वाला ऑप्शन भी है। एक आखिरी विकल्प ये भी है कि जी भर के अपनी पीठ थपथपाएं, जिसमें वो माहिर हैं, और चुपचाप पीछे हट जाएं। ट्रंप इस पर भी शायद यकीन न करें, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में उन्हें महारत हासिल है। हमले के पहले दिन से ही वो खुद को विजेता घोषित कर चुके हैं। उनका दावा है कि हमलों में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा चुका है, ईरान की लीडरशिप मारी जा चुकी है और अब ईरान दोबारा पंगा नहीं ले पाएगा। जंग शुरू होने के बाद ट्रंप ने कहा ही था कि वो 4 से 6 हफ्तों में अपने लक्ष्य हासिल करके ईरान से पीछे हट जाएंगे। 7 हफ्तों से ज़्यादा समय बीत चुका है। ऐसे में ट्रंप बड़ी आसानी से जीत का ऐलान करके लौट सकते हैं। ट्रंप के बारे में कहावत मशहूर है, टाको ट्रंप ऑलवेज चिकन साउथ, तो वो ऑप्शन भी है। लेकिन इसमें भी उनके सामने चुनौतियों की कमी नहीं है। बड़ी दिक्कत तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी है। ईरान से पीछे हटने का मतलब होगा हॉर्मुज़ को हमेशा के लिए ईरान के हवाले छोड़ देना। इससे मैसेज ये जाएगा कि ट्रंप हॉर्मुज़ का कोई हल नहीं निकाल पाए और तेल के बढ़ते दामों की वजह से सरेंडर करके मैदान छोड़ करके भाग गए। उधर ईरान पहले ही कह चुका है कि वो हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल तो लेगा भाई साहब। इससे ईरान की इकोनॉमी तो मजबूत होगी ही, खाड़ी देशों के लिए जो तेल एक्सपोर्ट करना है और भी महंगा हो जाएगा। इसके अलावा खाड़ी देशों की सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी। अगर अमेरिका और इजराइल ने भविष्य में कभी ईरान पर हमला किया तो ईरान फिर से अरब देशों को टारगेट करेगा। यानी इस विकल्प से अमेरिका की साख को भारी धक्का लग सकता है। साथ ही उसके सहयोगी खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे और ऐसे में ट्रंप कौन सा विकल्प चुन सकते हैं? जितने विकल्प हमने बताए वो या इसके इतर भी कोई विकल्प है, जानकारों से हमने पूछा। Actually, I don't have any information behind the scenes, but I'm sure that the first Iranian stance. मुझे पूरा यकीन है कि ईरान का स्टैंड हमेशा से यही रहा है कि हम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को डाउन ब्लेंड या डाइल्यूट तो कर देंगे, लेकिन वो रहेगा ईरान के अंदर ही।
इसे अमेरिका को सौंप देना ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि ईरान की टीम अभी भी इसी बात पर अड़ेगी कि वो डाइल्यूट किया हुआ यूरेनियम ईरान के ही पास रहे। जब IAEA की निगरानी में सब कुछ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा तो फिर इसे ईरान से बाहर ले जाने की क्या ज़रूरत है। तकनीकी रूप से ये डाउन ब्लेंडिंग की प्रक्रिया पूरी तरह मुमकिन है और ये IAEA की सख्त निगरानी और देखरेख में की जा सकती है। इसलिए इस मटेरियल को ईरान से बाहर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि ट्रंप इसे अपनी राजनीतिक जीत, एक पॉलिटिकल विन की तरह पेश करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ट्रंप अपने रणनीतिक लक्ष्यों के हिसाब से जंग के मैदान में तो हार चुके हैं, लेकिन साथ ही ट्रंप को एक राजनीतिक जीत भी चाहिए, एक पॉलिटिकल विन चाहिए। उन्हें अपने वोटर्स को ये दिखाना है कि इस जंग का विजेता तो मैं ही हूँ। लेकिन अगर आप अमेरिका के हालिया सर्वे और आंकड़ों को देखें तो ज़्यादातर लोग और पब्लिक ओपिनियन यही कहता है कि वो अब तक ट्रंप को सफल नहीं मान रहे हैं और उनके लिए इस जंग का विजेता बनने की कोई गुंजाइश भी नहीं बची है। इसलिए ट्रंप को हकीकत का सामना करना चाहिए, उन्हें ज़मीनी सच्चाई को खुलेआम कबूल करना चाहिए और हालात के हिसाब से अपना रवैया बदलना चाहिए, जैसा कि पहले भी उनसे उम्मीद की जा रही थी। Any chance for him to be a winner of the war. So Trump needs to come to the reality and to be very much more open to the reality and to change the level playing field as he was expected before. अमेरिका और ईरान दोनों देशों के लीडर्स की अलग अलग विचारधारा है। जाहिर है अपनी अपनी राजनीति है। ईरान की इस्लामी सरकार चाहती है कि अवाम के सामने कमज़ोर ना दिखें। उधर अमेरिका में ट्रंप की सरकार की ये मजबूरी है कि मजबूत दिखें, ग्रेट अमेरिका की ग्रेटनेस बचाए रखें। ताकतवरों की इस महफिल से कोसों दूर हैं वे लोग जिनके लिए फैसले होने हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ किसी भी डील, किसी भी समझौते के बाद हमेशा के लिए बदल सकती हैं। उन लोगों का क्या कहना है, सुनिए। बातचीत तो जरूर होगी और कुछ समय के लिए सीज फायर को भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में कोई समझौता नहीं होगा। बहुत संभावना है कि फिर से युद्ध शुरू हो जाए। मैं एक ईरानी हूँ और अपने देश से प्यार करता हूँ। उनकी जो मांगे हैं उन्हें मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हम उन्हें सब कुछ दे दें और पीछे हट जाएं? नहीं, ये गलत है और हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर बात यह है कि हम अपना यूरेनियम, अपना भंडार, अपना देश ही छोड़ दें तो नहीं, हम किसी भी हालत में ऐसा नहीं करेंगे। यानी ईरान के लोग कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा है कि बात होगी, लेकिन ये डर भी है कि बात बनेगी नहीं और जंग दोबारा शुरू हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ईरान कभी भी अमेरिका की शर्तें नहीं मानेगा। इस स्थिति पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइए। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT, अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। मजबूती सब कुछ है। बड़ी खबर यहीं तक। अब बारी है सुर्खियों की। ईरान जंग का भविष्य क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ट्रंप के एक दूसरे फैसले का भविष्य सामने आ चुका है। हम बात कर रहे हैं टैरिफ्स की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को फैसला सुनाया था कि ट्रंप के पास टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसके बाद सवाल उठे थे कि क्या ट्रंप को अब टैरिफ का पैसा लौटाना पड़ेगा। इसी सिलसिले में अब काम शुरू हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने उन कंपनियों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है जो करीब 166 अरब डॉलर के टैरिफ का पैसा वापस लेना चाहती हैं। 20 अप्रैल को सरकार ने केप नाम का एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया जो करीब 63% मामलों को संभाल सकता है, बाकी बाद में जोड़े जाएंगे। कस्टम अधिकारियों ने माना कि उन्हें ये पूरा सिस्टम शुरू से बनाना पड़ा क्योंकि पहले उनके पास पैसा सीधे कंपनियों के खातों में डालने का तरीका भी नहीं था। अब तक 3000 से ज़्यादा कंपनियां सरकार पर केस कर चुकी हैं ताकि अपना पैसा वापस ले सकें। इनमें स्केचर्स, रेवलॉन, टोयोटा, निंटेंडो ऑफ अमेरिका, फेडेक्स और कॉस्टको जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन रिफंड सिर्फ वही कंपनियां ले सकती हैं जिन्होंने सीधे टैरिफ भरे थे, ज़्यादातर इंपोर्टर्स और बड़ी कंपनियां। आम लोगों जिन्होंने महंगे सामान खरीद कर इसका असर झेला, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कंपनियों को पैसा मिलने में 60 से 90 दिन लग सकते हैं। शुरुआत में सिस्टम की कुछ सीमाएं भी हैं। फिलहाल वही केस पूरे प्रोसेस होंगे जो पिछले 80 दिनों के अंदर के हैं। जिन मामलों में कानूनी विवाद या जांच चल रही है उनमें अभी रिफंड नहीं मिलेगा।
अगली खबर 21 अप्रैल को जापान ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट नियमों में दशकों का सबसे बड़ा बदलाव किया। अब उसने विदेश में हथियार बेचने पर लगी कई पाबंदियों को हटा दिया है, जिससे युद्धपोत, मिसाइल और दूसरे हथियारों के एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। ये कदम जापान की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से अमेरिका पर हथियार बनाने का दबाव बढ़ गया है, जिससे जापान के लिए नए मौके बन रहे हैं। साथ ही यूरोप और एशिया के कई देश अब हथियार के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा कि अब कोई भी देश अकेले अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, ऐसे साझेदार जरूरी हैं जो एक दूसरे को डिफेंस इक्विपमेंट में सपोर्ट करें। पहले जापान सिर्फ कुछ सीमित चीजें जैसे रेस्क्यू, ट्रांसपोर्ट, निगरानी और माइन हटाने वाले इक्विपमेंट ही एक्सपोर्ट कर सकता था। अब हर डील को अलग अलग देख करके फैसला लिया जाएगा। हालांकि जापान ने 3 बुनियादी नियम बनाए रखे हैं: कड़ी जांच, तीसरे देशों को ट्रांसफर पर कंट्रोल और युद्ध में शामिल देशों को हथियार ना बेचना। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से कुछ मामलों में छूट दी जा सकती है। रिपोर्ट्स हैं कि नियम में बदलाव के बाद पोलैंड से लेकर फिलीपींस तक कई देश जापान से हथियार खरीदने के विकल्प देख रहे हैं। शुरुआती डील में जापान अपने पुराने युद्धपोत फिलीपींस को बेच सकता है। मेक्सिको में एक ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेस पर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 32 साल की एक कनाडाई महिला की मौत हो गई। हमले में 13 लोग घायल हुए हैं, जिनकी उम्र 6 से 61 साल के बीच है। अधिकारियों के मुताबिक हमलावर ने बाद में खुद भी जान दे दी। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम ने इस हमले पर दुख जताया और पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाई है। यह हमला देश के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक तियोतिहुआकेन के पिरामिड कैंपस में हुआ। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब करीब 7 हफ्ते बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच मेक्सिको सिटी में ही खेला जाना है। स्थानीय अधिकारियों ने हमलावर की पहचान खुलियो सीजर खासो रामिरेस के रूप में की है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी नहीं दी गई है। घटनास्थल से पुलिस को एक बंदूक, एक धारदार हथियार और कारतूस भी मिला है। राष्ट्रपति शेनबॉम ने कहा कि वो लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और कनाडा एम्बेसी के संपर्क में हैं। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने पुष्टि की है कि इस हमले में एक कनाडा के सिटीजन की मौत हुई है और एक अन्य घायल है। तियोतिहुआकेन एक बहुत पुराना शहर है जो एज़टेक सभ्यता से भी पहले का है और अपने विशाल पिरामिड्स के लिए जाना जाता है। इस साल वर्ल्ड कप के दौरान यहाँ रात में एक खास शो भी आयोजित किया जाना है ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच 11 जून को मेक्सिको सिटी में मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस टूर्नामेंट में करीब 55 लाख विदेशी पर्यटक आने की उम्मीद है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेक्सिको सरकार करीब 1 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की योजना बना रही है, क्योंकि देश में ड्रग कार्टेल से जुड़ी हिंसा भी एक बड़ी चिंता का विषय है। तो आज का दुनियादारी यहीं तक। टैलेंट टॉप देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल करिए।